हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 23 को लिए जाएंगे कई अहम निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 23 दिसंबर को होगी। प्रोजेक्ट भवन में बैठक अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी समन्वय विभाग ने दी। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में पेसा के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कृषि, ऊर्जा, नगर विकास सहित कई विभागों के प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे MS सोनक। कोलेजियम ने की अनुशंसा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के सेवानिवृत्त होने के बाद मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MS सोनक झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इससे संबंधित अनुशंसा की है। गुरुवार को कई राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस का तबादला को लेकर अनुशंसा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 18 दिसंबर को हुई कोलेजियम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में हाई कोर्ट के 5 जजों को विभिन्न हाई कोर्टों में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है। कोलेजियम ने मुंबई हाई कोर्ट के जज MS सोनक को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मनोज कुमार गुप्ता को उत्तराखंड, मुंबई हाई कोर्ट की जज श्रीमती रेवती P मोहिते देरे को मेघालय हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के जज मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट के जज संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की है। कोलेजियम द्वारा की गई अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कोलेजियम की अनुशंसा पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। रांची में सीएम हेमंत के कार्यक्रम को लेकर नगर निगम ने किया स्थल का निरीक्षण। आगामी 20 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा वार्ड संख्या 22 आदिवासी मैदान हिंदपीढ़ी में प्रस्तावित बहुउद्देशीय हॉल सह प्रशिक्षण भवन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोचिंग संस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में 18 दिसंबर को प्रशासक सुशांत गौरव ने नगर निगम की टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम को सफल और सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। प्रशासक ने कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया। सभी संपर्क मार्गों पर नियमित झाड़ू, कूड़ा उठाव, ब्लीचिंग पाउडर व एंटी लार्वा दवा का छिड़काव तथा नालियों की विशेष सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इन्फोर्समेंट टीम को VIP मूवमेंट मार्ग पर लगातार गश्त करने और अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए। मार्ग में स्थित खुले नालों को ढकने, टर्निंग पॉइंट पर सड़क समतलीकरण और आवश्यक स्थानों पर पैचवर्क कराने के लिए अभियंत्रण शाखा को निर्देशित किया गया। अनावश्यक रूप से लटके हुए केबल और तारों को तुरंत हटाने को कहा गया ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासक ने स्पष्ट किया कि सभी व्यवस्थाएं समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जाएं ताकि कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निरीक्षण के दौरान अपर प्रशासक संजय कुमार, नगर प्रबंधक, अभियंता एवं नगर निगम के अन्य कर्मी उपस्थित थे। देवघर के जोड़ामो हॉल्ट के पास ट्रेन की चपेट में आकर युवक घायल, हालत नाजुक। देवघर जिले के मधुपुर जोड़ामो हॉल्ट के समीप गुरुवार की शाम वर्धमान झाझा पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक रेलवे ट्रैक के पास था। इसी दौरान वो अचानक तेज गति से आ रही बर्धमान झाझा यात्री ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रैक के पास युवक को देख आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी। RPF व GRP की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को 108 एम्बुलेंस बुलाकर प्राथमिक उपचार के बाद उसे देवघर सदर अस्पताल भेज दिया गया। घायल युवक की पहचान जसीडीह के लालू साह के रूप में हुई है। देवघर सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। रेल पुलिस के अनुसार हादसे के स्पष्ट कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है। फिलहाल GRP व RPF पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। झारखंड ने रचा इतिहास, पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा। पुणे के MCA स्टेडियम में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हरियाणा को 69 रन से हराकर खिताब जीत लिया। ये झारखंड की इस टूर्नामेंट में पहली जीत है।
झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन बनाए। ईशान किशन ने 49 गेंदों पर 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। कुमार कुशाग्र ने 38 गेंदों पर 81 रन बनाए। इसके अलावा अनुकूल रॉय ने 20 गेंदों पर 40 रन और रॉबिन मिंज ने 14 गेंदों पर 31 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा की टीम की शुरुआत खराब रही। पहले ही ओवर में विकास सिंह ने 2 विकेट लेकर झारखंड को बढ़त दिला दी। हरियाणा की पूरी टीम 18.2 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट हो गई। हरियाणा की ओर से यशवर्धन ने 53, सामंत जाकर ने 38 और निशांत सिंधु ने 31 रन बनाए। झारखंड की गेंदबाजी में सुशांत मिश्रा और बालकृष्ण ने 3-3 विकेट लिए। विकास सिंह और अनुकूल रॉय को 2-2 विकेट मिले। विजेता झारखंड टीम आज सुबह 8:30 बजे रांची पहुंचेगी। टीम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जेएससीए के पदाधिकारी, आजीवन सदस्य, कंट्री क्रिकेट क्लब के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहेंगे। गिरिडीह में एसीबी ने बेंगाबाद अंचल निरीक्षक को 6,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गिरिडीह जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही करते हुए धनबाद एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बेंगाबाद अंचल के अंचल निरीक्षक सुरेंद्र यादव को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अंचल निरीक्षक को 6,000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार अंचल निरीक्षक सुरेंद्र यादव पर सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के सत्यापन के बाद धनबाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते ही उसे मौके पर धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम आरोपी को अपने साथ लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। एसीबी की इस कार्यवाही को सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पलामू में 2 अलग अलग हादसों में 2 मासूमों की मौत। कोयल नदी में डूबा बच्चा, किशोरी की ट्रेन से कटकर जान गई। पलामू में गुरुवार को 2 अलग अलग हादसों में 2 मासूमों की जान चली गई। एक घटना में कोयल नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में किशोरी की रेल हादसे में जान चली गई। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के भजनिया गांव में ये दुखद घटना हुई। विष्णु कुमार के पुत्र विवेक कुमार की कोयल नदी में डूबने से मौत हो गई। विवेक अपने चचेरे भाई के साथ नदी किनारे गया था। खेलते समय उसका पैर फिसल गया और वो नदी के गहरे पानी में जा गिरा। उसके चचेरे भाई ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। सूचना मिलने पर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद विवेक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। दूसरी घटना जपला हैदरनगर रेलवे स्टेशन के बीच नवाडीह गांव में हुई। यहां एक रेल हादसे में किशोरी रबिता कुमारी की मौत हो गई। मृतका उंटारी रोड निवासी महेंद्र रजवार की पुत्री थी। रबिता हैदरनगर के निमिया दोहर में अपने नाना बिंदेश्वरी रजवार के घर रहती थी। गुरुवार को वो खेत से धान का बोझा लेकर लौट रही थी और रेल लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर हैदरनगर थाना के एएसआई अमर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पेसा एक्ट को लेकर हाईकोर्ट ने कहा 23 दिसंबर तक टाइम फ्रेम करें। राज्य में पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की अदालत में पेसा नियमावली लागू करने संबंधी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अब तक नियमावली लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही विभागीय सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर तक टाइम फ्रेम कर बताने का आदेश भी दिया। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को ही होगी। सुनवाई के दौरान सचिव की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि नियमावली स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जा चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, ज्ञानंद कुमार सिंह और अजीत कुमार ने दलील पेश की। यहां मालूम हो कि पेसा नियमावली लागू होने तक हाईकोर्ट ने झारखंड में बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक लगा रखी है। राज्य सरकार ने बालू की जरूरत को देखते हुए हाईकोर्ट से रोक हटाने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकरा दिया। नियमावली लागू होने तक रोक बरकरार रखने का आदेश दिया। रांची रेलवे ट्रैक पर बरामद हुई अज्ञात महिला की शव, इलाके में सनसनी। पुंदगा गोपी अंतर्गत रेलवे ट्रैक के पास गुरुवार दोपहर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार महिला ने काले और सफेद रंग का पैजामा पहन रखा था, जबकि शरीर पर छिटदार रंग की ओढ़नी थी। शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। यदि किसी थाना क्षेत्र में इस हुलिये से मेल खाने वाली किसी गुमशुदा महिला की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो तो संबंधित थाना या पुंदगा गोपी को सूचना देने की अपील की गई है। पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और पहचान के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। देवघर में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ उत्पाद विभाग का छापा, 3 गिरफ्तार। देवघर जिला उत्पाद विभाग ने गुरुवार की रात अवैध शराब के धंधे के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने जिले के मधुपुर व सारवा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में महुआ चुलाई शराब बरामद किया। टीम ने धंधे में लिप्त 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गौतम राणा, सुखदेव राणा व वासुदेव राणा शामिल हैं।
छापेमारी में 65 लीटर महुआ शराब, 340 किलो जावा महुआ जब्त कर उसे नष्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में बम्पर बहाली, मंत्री इरफान ने नियुक्ति पत्र देकर गिनाई हेमंत सरकार की नई योजनाएं। रांची स्थित एनएचएम सभागार में झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बम्पर बहाली एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें 33 मेडिकल ऑफिसर और 33 सीनियर मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना और मानव संसाधन की कमी को दूर करना रहा। कार्यक्रम के दौरान खास पल तब आया जब हिजाब पहनकर नियुक्ति लेने आई एक महिला डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सम्मानपूर्वक सलाम करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। ये दृश्य संविधान, नारी सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और समावेशी शासन का प्रतीक माना गया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में पहचान पहनावे से नहीं बल्कि योग्यता से होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार बेटियों, माताओं और सभी धर्मों का समान सम्मान करती है तथा उन्हें सम्मान के साथ सेवा का अवसर देती है। उन्होंने बताया कि बीते 11 महीनों में स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आगामी योजनाओं का विवरण देते हुए कहा कि अगले 3 वर्षों में सभी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से क्रियाशील होंगे और करीब 10,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। सभी सिविल सर्जनों को रिक्त पदों की अद्यतन सूची भेजी जाएगी और नए वर्ष के पहले महीने में डॉक्टरों की एक और बड़ी बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। 7 अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक लैब का निर्माण होगा। सभी मेडिकल कॉलेज एआई आधारित रोबोटिक और स्मार्ट हेल्थ सिस्टम से जुड़ेंगे। सदर और रेफरल अस्पतालों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग व मंत्री आवास में सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे रियल टाइम पेशेंट मॉनिटरिंग और हेल्थ डेटा एनालिसिस संभव होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झारखंड में मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। जाइका के माध्यम से ऋण लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण होगा, जिससे लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ब्लड और जेनेटिक डिसऑर्डर के इलाज के लिए भी नई पहल की जा रही है। सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन यूनिट मशीन के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रांची सदर अस्पताल में सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया और एप्लास्टिक अनीमिया के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित की जाएगी। रांची में बकाया किराया नहीं देने पर निगम की दुकान सील। प्रशासक के आदेश पर रांची नगर निगम ने गुरुवार को वार्ड संख्या 20 के अपर बाजार स्थित मार्केट रोड वेस्ट में निगम की एक दुकान को सील कर दिया। ये दुकान पिछले कई वर्षों से रेखा रानी जायसवाल द्वारा संचालित की जा रही थी। निगम के अनुसार दुकान पर किराया मद में 23,84,899 रुपए का बकाया था। बकाया भुगतान के लिए निगम की ओर से 3 बार लिखित नोटिस और कई बार मौखिक रूप से भी कहा गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं होने और निर्देशों की अनदेखी के कारण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत दुकान को सील किया गया। रांची नगर निगम ने बताया कि आगे भी बकाया वसूली और निगम की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए नियमों के अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी। जतरा कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 30 दिसंबर को पहुंचेंगी गुमला। प्रशासन ने शुरू की तैयारी। गुमला जिले के रायडीह प्रखंड स्थित मंझाटोली बेरियर बगीचा में आयोजित होने वाले जन सांस्कृतिक समागम जतरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति की ओर से इसकी सहमति दे दी गई है। 30 दिसंबर को वो कार्यक्रम में शामिल होने गुमला पहुंचेंगी। दरअसल गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में आदिवासी शक्ति स्वायत्तशासी विवि निर्माण समिति द्वारा कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था, जिसे अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया था। अब ये कार्यक्रम 28 और 29 दिसंबर को बेरियर बगीचा, शंख मोड़, मंझाटोली में होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कार्यक्रम को लेकर गुमला स्वायत्तशासी विवि निर्माण समिति मंझाटोली के अध्यक्ष शिव शंकर उरांव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रपति को सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जतरा में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। इस 2 दिवसीय जतरा में 29 दिसंबर को 3 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों सहित हजारों लोग शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। शिवशंकर उरांव ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक संस्कृति, आदिवासी पहचान और क्षेत्रीय एकता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आने से इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक महत्व मिलेगा। राष्ट्रपति के दौरे की खबर के बाद गुमला जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
गुमला के एसडीओ राजीव नीरज और अन्य अधिकारियों ने मांझाटोली कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। वहीं उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, एसपी हरीश बिन जमा और अन्य जिलाधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन के लिए सभी हितधारकों के समन्वय से सभी स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं, ताकि उनके दौरे के दौरान कोई कमी न रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन और कार्यक्रम के लिए सभी विभागों और हितधारकों से बैठकें की जाएंगी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि व्यवस्थाएं समय पर और प्रभावी ढंग से पूरी हों। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 30 दिसंबर 2025 को रायडीह के शंख मोड़, बेरियर बगीचा, मंझाटोली कॉम्प्लेक्स में पहुंचेंगी। इस महत्वपूर्ण अवसर को देखते हुए जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, साफ सफाई, कानून व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा कर रहा है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम सुव्यवस्थित और गरिमामय तरीके से आयोजित हो। डीआईजी ग्राउंड के पास फिर से चला प्रशासन का बुलडोजर, 3 मकान जमींदोज। रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। गुरुवार को डीआईजी ग्राउंड के पास अवैध रूप से बने 3 पक्के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा के नेतृत्व में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलाया गया। अवैध रूप से बनी पक्की इमारतों को गिराने के लिए 3 बुलडोजर और 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर लगाए गए थे। कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा ने बताया कि लगभग 9% इलाका अतिक्रमण से खाली करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान कल भी जारी रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई अतिक्रमण बचता है तो अभियान आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया 3 दिसंबर को शुरू हुई थी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट में दायर केस नंबर WPPIL 4736/2018 ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार और अन्य में कोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को अपने आदेश में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के अंदर सभी तरह के अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। 72 घंटे की अवधि खत्म होने के बाद रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने मिलकर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। कार्यपालक दंडाधिकारी असीम बारा ने कहा कि यह अभियान कल भी जारी रहेगा और इसे और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीआईजी ग्राउंड के पूर्वी तरफ बनी सभी पक्की और बहुमंजिला इमारतों को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कल निशा भगत नाम की एक महिला ने अतिक्रमण विरोधी अभियान में बाधा डालने की कोशिश की थी, उसे हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड का शराब घोटाला एक सुनियोजित साजिश है। बाबूलाल मरांडी की मांग, मुख्यमंत्री करें सीबीआई जांच की अनुशंसा। झारखंड में कथित शराब घोटाले को सियासी खींचतान चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में बड़े लोगों को बचाने की साजिश हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य के वरिष्ठ अफसरों के साथ साथ राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद पाक साफ हैं तो मामले को सीबीआई को सौंप दें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शराब घोटाले में आरोपी आईएएस विनय चौबे इस समय जेल में बंद है, लेकिन यह मामले को जैसा दिखाया जा रहा है उससे कहीं बड़ा है। एक सुनियोजित साजिश के तहत बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, एसीबी जांच में उत्पाद आयुक्तों अमित कुमार, करण सत्यार्थी, फैज अहमद से हो रही पूछताछ में एक जैसे बयान मीडिया में आ रहे हैं। अगर सचिव ने दबाव डालकर नियम विरुद्ध काम करा रहे थे तो फाइल में नोटिंग क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत क्यों नहीं की? अगर ऐसा किया तो फिर क्या जवाब मिला? नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के सचिव रहे विनय चौबे अधिकारियों पर अनुचित काम करने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने मांग की है कि जब जब विनय चौबे ने जिन अधिकारियों पर दबाव बनाया उन सब की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्होंने 18 अप्रैल 2022 को शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। तब साफ कहा था कि यदि इस मामले में राज्य सरकार के लोग शामिल नहीं हैं तो जांच सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। वहीं एसीबी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
इस बात पर आश्चर्य जताया कि अगर अधिकारी दबाव में काम करते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो फिर उपायुक्त के रूप में कितना ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है। खूंटी जेल अधीक्षक को झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, 24 घंटे में करें बकाया का भुगतान। झारखंड हाईकोर्ट में खूंटी की जेल अधीक्षक अनुराधा सिंह को मेसर्स अष्टविनायक एंटरप्राइजेस को बकाया 2,08,985 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 24 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अगर भुगतान नहीं होता है तो 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में सशरीर हाजिर होकर जवाब दाखिल करें। ऐसा नहीं होने पर हाईकोर्ट अवमानना के तहत कार्यवाही करेगी। दरअसल मेसर्स अष्टविनायक एंटरप्राइजेज ने खूंटी जेल में किचन शेड के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया के तहत 17,41,000 की राशि से निर्माण कार्य शुरू किया। समय अवधि के भीतर एजेंसी ने निर्माण पूर्ण कर संबंधित विभाग को बिल के लिए कागजी प्रक्रिया के तहत राशि की मांग की। विभाग ने पहली किश्त की राशि 15,35,000 भुगतान कर दिया। साल 2021-22 में शेष राशि के भुगतान के लिए कागजी प्रक्रिया की गई, लेकिन जेल अधीक्षक ने राशि आवंटन नहीं होने का हवाला देकर भुगतान रोक दिया। बाद में एजेंसी आलोक कुमार सिंह ने मार्च 2023 को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कोर्ट से अनुरोध किया कि बकाया का भुगतान करा दिया जाए। रिट याचिका दायर करने के 10 माह बाद हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जेल अधीक्षक को बकाया भुगतान करने का निर्देश जारी किया। फिर भी जेल अधीक्षक ने कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया और एजेंसी को भुगतान नहीं किया। बाद में एजेंसी ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद याचिका संख्या 1483/2025 दायर की। बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए जेल अधीक्षक को फटकार लगाई और आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर बकाया राशि 2,08,985 रुपये का भुगतान करें, अन्यथा कोर्ट में आकर स्पष्टीकरण दें, नहीं तो हाईकोर्ट उनके विरुद्ध अवमानना चलाएगी। मुआवजे की पहली किश्त मिलने के बाद शुरू होगा मंडल डैम का निर्माण कार्य, जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। 70 के दशक से अधूरे मंडल डैम परियोजना के पूरे होने की उम्मीद तेजी से बढ़ती जा रही है। अगले 2 से 3 दिनों में मंडल डैम विस्थापितों को मुआवजे की पहली किश्त मिलने की उम्मीद है। पहले नवंबर महीने में मंडल डैम के विस्थापितों को मुआवजा राशि दिया जाना था। दरअसल कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम को नीलांबर पीतांबर के नाम से किया। अक्टूबर के महीने में झारखंड सरकार की कैबिनेट ने मंडल डैम के विस्थापितों के लिए 774.55 करोड़ रुपए मंजूर किया। मंडल डैम डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 780 परिवारों को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तर्ज पर मुआवजा दिया जाना है। पलामू टाइगर रिजर्व जमीन देने के लिए नोडल एजेंसी है। मंडल डैम के निर्माण स्थल पर गेट पहुंच गए हैं, जबकि डैम की सुरक्षा के लिए 2 कैंप का भी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मंडल डैम परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले 780 परिवारों को मुआवजे की पहली किश्त मिलने के बाद ही आधिकारिक रूप से कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि पहली किश्त मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने दिया जाएगा, जबकि इसी पर सहमति भी बनी है। मंडल डैम विस्थापित समिति से जुड़े हुए प्रताप तिर्की ने बताया कि मुआवजा राशि की पहली किश्त मिलने की बात कही गई है। अगले 2 से 3 दिनों में पहली किश्त मिलने की उम्मीद है। विस्थापित परिवारों को मिलने वाली जमीन का नक्शा तैयार हो गया है और अनुमति के लिए केंद्र की सरकार को भेजा गया है। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया बताते हैं कि परियोजना के पूरे होने से पूरे इलाके के लोगों को फायदा होगा। रोजगार एवं पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही साथ खेतों के लिए पानी भी मिलेगा। राज्य सरकार से वो आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द परियोजना को पूरा किया जाए। झारखंड में डोर टू डोर सामान पहुंचाने वाले गिग श्रमिकों के लिए खुशखबरी, राज्यपाल में विधेयक को 2 मंजूरी। बदलते दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विस ने भाग दौड़ भरी जिंदगी को बड़ी राहत दी है। मोबाइल पर एक क्लिक करते ही चंद मिनटों में दरवाजे पर दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ और तमाम जरूरी सामान पहुंच जाते हैं। लेकिन ये किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि जीवन को आसान बनाने वाले गिग श्रमिक किन परेशानियों से जूझते हैं। इस दर्द को झारखंड सरकार ने महसूस किया है। उनके हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मॉनसून सत्र में झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को विधानसभा से पारित कराया था, जिसे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। अब गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक के लागू होने से नियम का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर को 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बोर्ड का मुख्यालय रांची में होगा।
श्रम विभाग के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसमें विभागीय सचिव के अलावा 5 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। बोर्ड के जरिए गिग श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित होगा। सर्विस देने वाली कंपनियां या एग्रीगेटर्स का भी पंजीकरण होगा। अब कार्य के लिए खर्च किए गए समय और तय की गई दूरी के आधार पर न्यूनतम पारिश्रमिक का निर्धारण होगा। सामाजिक सुरक्षा के लिए समय समय पर योजनाएं तैयार की जाएंगी। कल्याण अंशदान की लागत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता या गिग वर्कर्स पर नहीं डालने दिया जाएगा। सभी एग्रीगेटर्स का पंजीकरण अनिवार्य होगा। एग्रीगेटर द्वारा गिग श्रमिकों को शामिल करने वाले परिचालनों से राज्य में अर्जित वार्षिक टर्नओवर का 2% से अधिक या 1% तक कल्याण अंशदान लिया जाएगा। राज्य सरकार से निबंधन कराने पर एक विशेष आईडी मिलेगी। न्यूनतम पारिश्रमिक के हकदार होंगे। व्यावसायिक रूप से सुरक्षित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार मिलेगा। काम की शर्तों या अन्य पैरामीटर पर बोर्ड की सलाह ले सकेंगे। वर्कर को कम से कम साप्ताहिक आधार पर मुआवजा देना होगा। अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स पर 50,000 रू का जुर्माना लगाया जाएगा। दोष सिद्ध होने के बाद भी उल्लंघन जारी रहने पर सुधार होने तक हर दिन 5,000 रू का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी तरह का अपराध किए जाने पर निदेशक, प्रबंधक, कंपनी सचिव या अन्य अधिकारी को दोषी मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रामगढ़ पुलिस ने चोरी गया ट्रैक्टर इचाक से किया बरामद। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के छोटकी पोना निवासी रोहित महतो का ट्रैक्टर चोरों ने चुरा लिया था। पीड़ित ने इस संबंध में रजरप्पा थाना में लिखित शिकायत की थी। थाने में दिए आवेदन में उन्होंने बताया था कि वो अपने घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा किए थे। चोरों ने उसकी चोरी कर ली है। पुलिस ने उक्त ट्रैक्टर को हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। मामले के अनुसंधान के क्रम में पुलिस को पता चला कि ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य सौरभ सिंह, विशाल राज, शंकर कुमार व दिगंबर कुमार को रांची के अनगड़ा थाने की पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर होटवार जेल भेजा है। इसके बाद रजरप्पा पुलिस ने चारों अभियुक्तों को कोर्ट से आदेश प्राप्त कर 48 घंटे की रिमांड लिया। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि छोटकी पोना से चोरी किए गए ट्रैक्टर को उन लोगों ने हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के घाघरा गांव में छुपा कर रखा है। इसके बाद इचाक थाना की मदद से उक्त ट्रैक्टर को बरामद कर लिया गया। इसके बाद सभी अभियुक्तों को होटवार जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में रामगढ़ एसडीपीओ, रजरप्पा थाना प्रभारी, रजरप्पा थाना के एसआई रोहित राज सिंह, अशोक कुमार, रंजीत महतो, निरंजन कुमार सिंह, संजय कुमार रजक व जवान शामिल थे। कोयला खनन कार्य देखने पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री, कहा केंद्र के जरिए मजदूरों की समस्याओं का होगा समाधान। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मंत्री एवं कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान 1 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। वे झरिया में आरके आउटसोर्सिंग परियोजना पर पहुंचे और वहां हो रहे कोयला उत्खनन कार्य को बारीकी से देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मजदूरों से मुलाकात कर उनकी कार्य परिस्थितियों के बारे में जानकारी हासिल की। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि कोयलांचल धनबाद का दौरा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने आगे कहा कि किस तरह मजदूर जान जोखिम में डालकर खदानों से कोयला निकालते हैं, यह देखकर गर्व महसूस होता है। जो सुनते आए थे वो आज अपनी आंखों से देखा है। यहां से पूरे देश में उजाला होता है। बीसीसीएल केंद्र सरकार के अधीन है। हम एनडीए सरकार के अंग हैं। कर्मियों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। जो भी यहां जरूरत होगी केंद्र सरकार उसे पूरा करने की कोशिश करेगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मजदूरों से जुड़े मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को लेकर वर्तमान विधायक रागिनी सिंह एवं पूर्व विधायक संजीव सिंह से विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और जो भी मजदूर के हित से जुड़ी मांगें होंगी उन्हें ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले मंत्री मोहम्मद जमा खान झरिया विधायक रागिनी सिंह के आवास पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व विधायक कुंती सिंह से मुलाकात की और मौके पर पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मंत्री मोहम्मद जमा खान का स्वागत किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।